हाँ जी बच्चों, तो मैंने कल आपको बता दिया था वो मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो स्टेप्स क्या-क्या होता है, कैसे कॉन्ट्रैक्शन प्रोसीड होता है ना? ये कल मैंने बता दिया था आपको, हाउ मसल कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस, कैसे-कैसे वो स्टिमुलस कैरी होता है, कैल्शियम बाहर आता है, ट्रोपोनिन से बाइंड करता है, अनमास्किंग होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया था, है ना? अब मैं आपको एक ये भी एनसीईआरटी में बताया गया, देखिए, एक साइक्लिक एक्टिविटी है, देखो ऐसे ये आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन साइकिल है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन साइकिल है, इसका क्या मैकेनिज्म होता है उसमें, ये पहले आप इसको देखो। जैसे मान लो ये एक मायोसिन कैल है ये, और यहां पे मान लो ये इसका क्रॉस आर्म है, क्रॉस आर्म कहते हैं, और यहां पर दो साइड है, देखो, एक एटीपी को बाइंड करता है और दूसरा आपको पता है इसको एक्टिन बाइंडिंग साइट कहते हैं, है ना? ये तो मैंने कल बताया था आपको कि मायोसिन के हेड में दो चीजें होती हैं, एटीपी बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट कहते हैं। इसको आप लिख लो ऐसे, इसको कर लो आप एक्टिन बाइंडिंग साइट, और यहां पर मान लो एटीपी का अटैचमेंट होगा। मैं एक ही आर्म को दिखा रहा हूं, ठीक है? अब आप देखो इसमें जो एटीपी लगा हुआ है, इस एटीपी में कहते हैं एटीपीएज की एक्टिविटी होती है मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में। मायोसिन मॉलिक्यूल में खुद एटीपीएज एक्शन भी होता है, वो अपने एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि मायोसिन एक कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन है और साथ में ये इंजाइम की तरह रिएक्ट करता है, इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं इसमें इंजाइमेटिक एक्टिविटी भी होता है। मायोसिन के अपने एटीपीएज होते हैं, एटीपीएज क्या करेगा, एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है। तो देखो, अब देखो क्या होगा, मायोसिन जेल अपने पोजीशन पे है, ये देखो, यहां से देखो क्या हो गया, ये एटीपी बन गया, और देखो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं, पीआई। एटीपी हाइड्रोलाइज करेगा तो क्या बनेगा बताओ, एटीपी बनेगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है, ठीक है? और देखिए ये साइड अभी भी खाली है, तो एटीपीएज के एक्शन से क्या क्या बना देगा, एटीपी बनता है, पीआई बनता है, और प्लस एनर्जी रहता है। बट ये एनर्जी अभी इसमें स्टोर होता है, इसमें क्या लिखता है, इसमें स्टोर्ड एनर्जी है, एनर्जी अभी यूज नहीं हुआ, ठीक है? एटीपी टूट गया अपने कंपोनेंट्स में, एडीपी बन गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन गया, और इसमें एनर्जी अभी भी कंजर्व है, अभी वो यूज नहीं हुआ, और एक्टिन बाइंडिंग साइट अभी भी खाली पड़ा हुआ है। अब यहां देखिए, अब याद रखना, ये देखो,
अब ये जो यहाँ पर देखो एक्टिन का मॉलिक्यूल होता है, अगले स्टेप में क्या हुआ देखो, ये एडीपी है मान लो, ये पीआई है, और ये जो यहाँ पर एक्टिन बाइंडिंग साइट था, ये इससे अब एक्टिन बाइंड हो गया है। एक्टिन जो अभी खाली पड़ा हुआ था देखो, ये एक्टिन अभी जगह पे आएगा, एडीपी, एडीपी अभी क्या कहते हैं, ये एडीपी है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं पीआई, ये आपका एक्टिन है, और ये आपका मायोसिन जेल है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्रॉस ब्रिज कहा जाता है, क्रॉस ब्रिज, ब्रिज फॉर्मेशन कहता है। इसमें एक्टिन भी है, मायोसिन भी है, एटीपी भी है, पीआई वगैरह भी होता है। अब देखो क्या होगा, अब ये जो इसका क्रॉस आर्म है, इसमें एक मूवमेंट होता है, देखिए ऐसे, ये देखो, ये जो पहले आप देख रहे थे, ये इस तरह का स्ट्रक्चर था, अब यहां से क्या होता है देखो, एडीपी अलग होता है, फॉस्फेट भी अलग हो जाता है, और ये इसको अब ड्रैग करता है, इस मॉलिक्यूल को ड्रैग करेगा, क्रॉस आर्म जो होता है, ये जो पहले ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, देखो फिर से क्या होगा, ये ड्रैग करता है, देखो किसको, ये अब एक्टिन को ड्रैग करता है इधर से, और इसी को, और ये जानते हैं मायोसिन का क्या होता है, इसको पावर स्ट्रोक कहते हैं, इस इवेंट को जो हुआ इसे पावर स्ट्रोक कहा जाता है। इसमें क्या होता है, मायोसिन का जो हेड होता है ना, वो ड्रैग करता है एक्टिन को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। यहाँ क्या हो रहा है देखो, इसमें क्या हो रहा है, मायोसिन हेड ड्रैग एक्टिन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ ए बैंड, और इसी को पावर स्ट्रोक कहते हैं। पावर स्ट्रोक में एनर्जी यूज हो गया जो कंजर्व था, देखिए यहाँ पे एनर्जी यूज होता है, जो एनर्जी आप यहाँ पहले स्ट्रोक था वो यूज हो गया, देखो तो एनर्जी यूज हुआ, एडीपी निकल गया, पीआई निकल गया, और मायोसिन के हेड ने एक्टिन को ड्रैग किया इधर बताओ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। यही तो कॉन्ट्रैक्शन का पार्ट होता है, देखो केवल क्रॉस आर्म का मूवमेंट है, मायोसिन के टेल में कोई चेंज नहीं आया, मूवमेंट किसका बताओ, ये देखो क्रॉस आर्म होता है, ये ऐसे से होता है, यहाँ पे लगा हुआ देखो एक्टिन, एक्टिन को ये ड्रैग करता है, क्रॉस आर्म का मूवमेंट है, और कुछ मूव नहीं हो रहा। मायोसिन हेड जब ड्रैग करेगा तो क्रॉस आर्म का मूवमेंट होता है,
मायोसिन के टेल में कोई चेंज नहीं आ रहा, ये डायग्राम में देख सकते हैं आप, है ना। इसको पावर स्ट्रोक कहा जाता है। जो एनर्जी यहाँ पर कंजर्व था, जो स्टोर्ड एनर्जी था, वो यहाँ आकर यूज हो गया पावर स्ट्रोक के लिए। समझ में आ रहा है? और याद रखिएगा, देखो अगले स्टेप में क्या होता है, देखो अब देखो यहाँ पर जैसे मान लो ये सार्कोप्लाज्म होता है और इसके अंदर ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसमें देखो ये कैल्शियम पंप लगे होता है, ये कैल्शियम पंप होता है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है, देखो जो कैल्शियम पहले आपके सार्कोप्लाज्म में था, वो पंप उसे वापस कहां ले गया, रेटिकुलम के अंदर। देखिए कैल्शियम वापस कहां गया, रेटिकुलम के अंदर, पंप के थ्रू। एटीपी इज रिक्वायर्ड कहते हैं, इसके लिए क्या चाहिए आपको, एटीपी इज रिक्वायर्ड। पंप काम करेगा तो एटीपी चाहिए आपसे। और ऐसा होने के बाद देखो क्या होता है, जैसे यहां से एक एटीपी का अटैचमेंट हुआ, एटीपी बाइंड हुआ, यहां से एटीपी अटैच हो गया, और देखो जो क्रॉस आर्म था उससे क्या हो गया, अलग हो गया। जो क्रॉस ब्रिज बना हुआ था वो वापस क्या हो गया, बताओ, अलग हो गया। तो एटीपी के लगते ही मायोसिन एक्टिन का अटैचमेंट क्या होता है, खत्म हो जाता है। ये रिलैक्सेशन है, देखो इसको रिकवरी स्ट्रोक कहते हैं, इसको रिकवरी स्ट्रोक कहा जाता है। और जैसे ही कैल्शियम वापस गया, इसकी वजह से क्या होता है, अगेन मास्किंग टेक्स प्लेस। जो पहले अनमास्क हुआ था फिर से वो मास्क हो गया। देखिए तो मास्किंग के समय कैल्शियम को पंप किया जाता है टुवर्ड्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे मास्किंग कंप्लीट हो गया, एटीपी अटैचमेंट हुआ किससे, बताओ, मायोसिन के हेड से, और क्रॉस ब्रिज जो बना हुआ था वो टूट गया। तो ये रिलैक्सेशन का फेज है, देखो ये रिलैक्सेशन कहते हैं। रिलैक्सेशन के समय कैल्शियम को पंप किया जाता है टुवर्ड्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और पंप लगा हुआ है, देखो ऑब्वियस सी बात है एटीपी चाहिए। कैल्शियम को बाहर निकलने के लिए एटीपी नहीं चाहिए, वो अपने आप आता है, बट कैल्शियम को अंदर जाने के लिए एटीपी की जरूरत होती है। तो ये चीज याद रखिएगा कि जब सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम का लेवल ज्यादा होता है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जब सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो मसल रिलैक्स करता है। रिलैक्सेशन के टाइम पर क्या हुआ, बताओ, कैल्शियम का लेवल क्या होता है, बताओ, डिक्रीज कर जाता है। कहां पे, सार्कोप्लाज्म में। एटीपी क्रॉस ब्रिज को तोड़ता है, याद रखना, एटीपी ब्रेक द क्रॉस ब्रिज। एटीपी याद रखिएगा, ये ब्रेक करता है, ब्रेक द क्रॉस ब्रिज। ये मायोसिन एक्टिन को अलग करता है, और एटीपी फॉर्म्स द क्रॉस ब्रिज। ये क्रॉस ब्रिज को बनाने में हेल्प करता है। तो एटीपी जो होता है वो क्रॉस ब्रिज को बनाता है, और एटीपी क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करता है। कॉन्ट्रैक्शन के समय मैंने बताया था आपको कि इस मोमेंट पे क्या होता है, यहां पर क्या होता है, रेटिकुलम से कैल्शियम बाहर निकलता है, और यहां देखो रिलैक्सेशन में क्या हो रहा है, कैल्शियम अंदर जा रहा है टुवर्ड्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका एक पूरा एक साइकिल आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, आप देखिए उस पेज को तो कहानी और समझ में आएगा आपको।
डायग्राम बना हुआ है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय मैंने क्या बताया था कि ना एक्टिन का साइज छोटा होता है ना मायोसिन का साइज छोटा होता है। एक्टिन को ड्रैग किया जाता है, एक्टिन को वो खींचता है। इधर बताओ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड, और ये भी आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। इसी को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन साइकिल कहा जाता है। क्रॉस ब्रिज बनता है और क्रॉस ब्रिज टूटता है, ये पूरा एक साइकिल हो गया ना। कॉन्ट्रैक्शन हुआ और साथ में रिलैक्सेशन भी हो गया। आज ये समझ में आ गया ये वाला पूरा इवेंट। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो, ये मायोसिन टेल है ना, ये इसका क्रॉस आर्म है और ये मायोसिन हेड है। मायोसिन हेड में दो चीजें होती है, मैंने बताया था आपको कल। एक को एक्टिन बाइंडिंग साइट कहते हैं और दूसरा एटीपी बाइंडिंग साइट होता है। ये तो पता है आपको, ये मैंने कल बताया था आपको। मायोसिन खुद एंजाइम की तरह एक्ट करता है। मायोसिन के अंदर एटीपीएज एक्टिविटी होती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं पूछा गया है कि मायोसिन एक एंजाइमेटिक एक्शन भी इसके अंदर होता है खुद, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपीएज एंड मैग्नीशियम आयन, एटीपीएज और मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में एटीपी क्या हो गया, हाइड्रोलाइज कर गया। एटीपी क्या हुआ, हाइड्रोलाइज कर गया। और एटीपी हाइड्रोलाइज करेगा तो क्या क्या बनेगा बताओ, एटीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और एनर्जी रिलीज होता है। तो पता है आपको एटीपी से एनर्जी रिलीज होगा, बट वो एनर्जी अभी यूज नहीं हुआ, वो उसी पार्ट में, इसी मॉलिक्यूल के अंदर वो कंजर्व होता है, स्टोर्ड होता है। इसको हाई एनर्जी स्टेट भी कहते हैं। देखो, इस स्ट्रक्चर को हाई एनर्जी स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी कंजर्व होता है। और जैसे ही एडीपी का अटैचमेंट हुआ मायोसिन हेड से, एडीपी प्रमोट करता है एक्टिन के अटैचमेंट को। एडीपी के प्रेजेंस में एक्टिन बाइंड करता है। एडीपी के प्रेजेंस में एक्टिन बाइंड करता है, किससे बताओ, मायोसिन के हेड से। ये देखो, एक्टिन बाइंड हो गया ना। देखो यहाँ पर एडीपी भी है, पीआई भी है, और एनर्जी तो स्टोर्ड है इसके अंदर, एनर्जी तो इसी के अंदर है ना। और एक्टिन देखो बाइंड कर गया। ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स क्रॉस ब्रिज कहते हैं। इस क्रॉस ब्रिज में क्या क्या है, मायोसिन भी है, एक्टिन भी है, एडीपी भी है, पीआई भी है, और एनर्जी भी स्टोर्ड फॉर्म में होता है इसके अंदर। एक बार ये होने के बाद अब सीक्वेंस में कहते हैं एडीपी अलग हो गया। देखो, एडीपी अलग हो गया, पीआई अलग हो गया, और एनर्जी जो स्टोर था वो यूज हुआ, इसलिए एक्टिन को ड्रैग करने के लिए। ये देखो, पहले एक्टिन यहां था, मायोसिन हेड यहां था, देखो क्रॉस आर्म यहां था, एक्टिन यहां पर है, क्रॉस आर्म ऐसे शिफ्ट हो रहा है, देखो मूव कर रहा है। ये ड्रैग करता है किसको बताओ, एक्टिन को। किधर लिखा हुआ देखो, मायोसिन हेड ड्रैग एक्टिन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ ए बैंड, और इसी को पावर स्ट्रोक कहते हैं। दैट इवेंट इज कॉल्ड पावर स्ट्रोक। ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब रिलैक्सेशन में क्या होता है, देखो, जो कैल्शियम आपके सार्कोप्लाज्म में था, वो कैल्शियम को पंप किया गया अगेन टुवर्ड्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम का लेवल क्या हो गया बताओ, डिक्रीज हुआ पहले से। अगर सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम का कंसंट्रेशन घटेगा तो वापस मास्किंग होता है। मास्किंग मैंने बताया था ना, अगेन मास्किंग टेक्स प्लेस, और मास्किंग होगा तो एटीपी जो है, देखो अब जो नया एटीपी अटैच हुआ है, एटीपी जैसे ही अटैचमेंट हुआ, क्रॉस आर्म जो बना हुआ था वो क्या हो गया बेटा, वो टूट गया, वो अलग हो गया। देखो एक्टिन अलग हो गया, देखो वापस वो स्ट्रक्चर बन गया।
देखिए, और ये फिर से रिपीट होगा ये पूरा साइकिल। समझ में आ गया सबको? हाँ भाई, समझ में आ गया सबको? यस नो कुछ तो बताओ। चलिए ठीक है। अब आप एक काम करना कि आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना हुआ है, मैंने जो समझाया है आपको, उस डायग्राम से रिलेट कीजिए आप। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, यहां से भी क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। एनसीईआरटी में भी अच्छे से समझाया गया है, डायग्राम के साथ समझाया गया है। जस्ट रिलेट दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर विद योर एनसीईआरटी डायग्राम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डायग्राम में क्या समझाया गया है, वहां क्या बताया गया है, तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और ये होना चाहिए। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि कॉन्ट्रैक्शन के समय कैल्शियम का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है, कम होता है। रिलैक्सेशन के समय कैल्शियम का लेवल क्या होता है सार्कोप्लाज्म में। एटीपी के अटैचमेंट से क्या होता है, एटीपी के अटैचमेंट से क्या होता है, एटीपी एटीपी क्रॉस ब्रिज को कौन बनाता है, क्रॉस ब्रिज को कौन तोड़ता है। तो सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में भी दी गई हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कंप्लीट कॉन्सेप्ट, पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए और रिलेट करो इसको एनसीईआरटी के सारे इंफॉर्मेशन से। समझ में आ गया? ठीक है ना? अब आप ये बताओ, जैसे मुझे लगता है कि टिश्यूज के पढ़ाते वक्त मैंने आपको स्केलेटल मसल्स के टाइप बता दिए थे कि रेड मसल फाइबर क्या होता है, व्हाइट मसल फाइबर क्या होता है, किसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, किसमें नहीं होता है। ये टिश्यू में मैंने बताया था आप लोगों को शायद। वैसे आपके एनसीईआरटी में इस चैप्टर में दिया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मैंने आपको पहले टिश्यू में बता दिया था। हाँ जी बच्चों। हाँ, लेकिन आपके एनसीईआरटी में ये चीजें अभी बताई गई हैं, इसी चैप्टर के लास्ट में ये समझाया गया आपको, कॉन्ट्रैक्शन के टाइप्स वगैरह। ठीक है, मसल्स के टाइप वगैरह बताए गए हैं कि मसल्स के क्या क्या टाइप होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। चलिए, क्लियर है यहां तक? मिटाओ इसको। तो याद रखना, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन क्या कहते हैं, कैल्शियम लेवल इन सार्कोप्लाज्म डिक्रीजेस। और याद रखना कि रिलैक्स करते वक्त अगर एटीपी खत्म हो गया तो जो क्रॉस ब्रिज बना रहेगा वो बना रह जाता है। हमने पढ़ा होगा राइगर मॉर्टिस के बारे में, पढ़ा है ना? राइगर मॉर्टिस क्या होता है पता है ना? एक टर्म यूज करते हैं राइगर मॉर्टिस। इसमें क्या होता है कि डेथ के बाद, डेथ के कुछ घंटों के बाद बॉडी में स्टिफनेस आ जाता है, बॉडी बिकम मोर स्टिफ। डेड बॉडी जो होता है, डेड बॉडी ये स्टिफ हो जाता है, ये थोड़ा स्टिफ हो जाता है, स्टिफनेस आ जाता है डेड बॉडी में। क्यों होता है ऐसा बताओ? ड्यू टू द लैक ऑफ एटीपी। जो भी बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी था, एटीपी था, वो यूज हो चुका है। तो जो क्रॉस ब्रिज बन गया है वो बना रह जाता है, वो टूटता नहीं है, तो बॉडी स्टिफ हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन का फेज रह जाता है। तो डेड बॉडी में स्टिफनेस आ जाना, डेड बॉडी बिकम स्टिफ ड्यू टू द लैक ऑफ एटीपी एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड, इसी को रिगर मॉर्टिस कहा जाता है। मरने के कुछ घंटों के बाद, 4, 5, 6 घंटे के बाद ऐसा होता है कि बॉडी स्टिफ हो जाता है।
स्टिफनेस क्यों हुआ बताओ? क्योंकि आदमी तो मर चुका है, तो एटीपी कैसे बनेगा? जो पहले से एटीपी था वो यूज हो चुका है, तो ड्यू टू द लैक ऑफ एटीपी क्रॉस ब्रिज नहीं टूट पाता, और क्रॉस ब्रिज अगर नहीं टूटेगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के फेज में आ जाता है। इसी को रिगर मोर्टिस कहा जाता है। समझ में आ गया सबको? ये राइगर मोर्टिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ एटीपी, body become more stiff, body become more stiff due to the lack of ATP. ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं मिलेगा आपको राइट वगैरह। तो इसको अब साफ करो यहाँ से सबको। सबने इसको लिख लिया ठीक से? अरे पावर स्ट्रोक ही है। पावर स्ट्रोक में क्या होता है, देखो जैसे मान लो, ये देखो, जैसे मान लो ये मायोसिन हेड है और ये आपका एक्टिन है। एक्टिन को ये ड्रैग होता है, देखो जैसे सिंपली देखिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मान लो ये आपका मायोसिन का स्ट्रक्चर है, ये मायोसिन का, ये मान लो क्रॉस आर्म है और ये हेड है इसका, और यहाँ से अटैचमेंट क्या हुआ एक्टिन का। एक्टिन को ड्रैग करते हैं ऐसे, एक्टिन को ड्रैग किया जाता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड, इसी को पावर स्ट्रोक कहते हैं। ये देखो मायोसिन का पहले हेड यहाँ था, अब वो हेड यहाँ पहुंच गया, क्रॉस आर्म का मूवमेंट हुआ ना, तो ये जो क्रॉस आर्म का मूवमेंट होता है जो एक्टिन को ड्रैग करता है, इसी को पावर स्ट्रोक कहते हैं। समझ में आ गया? क्रॉस आर्म का मूवमेंट है मायोसिन में। देखो टेल के अंदर कोई चेंज नहीं है, टेल तो जैसा था वैसा ही है। मायोसिन का हेड जो होता है वो ड्रैग करता है, क्रॉस आर्म का मूवमेंट होता है, इसी को पावर स्ट्रोक कहते हैं। क्लियर? चलिए अब देखिए, अब ये सब आप एक बार एनसीईआरटी में देख लेना, मैं लिख देता हूं टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल कहते हैं। रेड मसल होता है और व्हाइट मसल होता है। एक्चुअली मसल फाइबर्स होते हैं रेड और व्हाइट। रेड मसल फाइबर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं टिश्यूज वाले चैप्टर में, तो एक बार वहां से आप देख लीजिएगा इसको, मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलेटल मसल। यहां पर देखो एक्साइटेबिलिटी होता है ड्यू टू न्यूरल स्टिमुलस कहते हैं। जो ब्रेन से स्टिमुलस आता है उससे ये फाइबर एक्साइटेबल होते हैं, है ना। एक्साइटेबिलिटी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होता है इसमें इलास्टिसिटी भी होता है और इसमें कंडक्टिविटी भी होता है। ये इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट भी करता है। तो एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड कंडक्टिविटी, ये चारों प्रॉपर्टी आपके स्केलेटल मसल्स में मिलते हैं। समझ में आ गया? और देखो, और ये जानते हैं स्टिमुलस की वजह से होता है, लेकिन ये दिल से कंट्रोल्ड है, तो अंडर वॉलंटरी कंट्रोल कहते हैं, अंडर
वॉलंटरी कंट्रोल कहा जाता है। आपके ब्रेन से ये चीजें कंट्रोल होती हैं, एक्चुअली आपके विल से ये चीजें मूव होती हैं, अपने आप नहीं होता ये। अर्ज टू मूवमेंट दैट क्रिएट्स न्यूरल एक्टिविटी। सबसे पहले अर्ज होता है, अर्ज है, हमें मूवमेंट का अर्ज होता है, तो इसके लिए ब्रेन एक स्टिमुलस भेजता है आपके मसल्स को। तो एक्साइटेबिलिटी कहना है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, इलास्टिसिटी, कंडक्टिविटी, एंड दैट्स ऑल अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। क्लियर, समझ में आ गया? और देखो फिर कहते हैं, देखो जो मसल फाइबर होता है, जो स्केलेटल मसल फाइबर होता है, ये फॉलो करता है ऑल और नन प्रिंसिपल कहते हैं। एक मसल फाइबर या तो काम करेगा या तो काम नहीं करता है। मसल फाइबर फॉलो करता है ऑल और नन प्रिंसिपल। याद रखना, इसका क्या मतलब समझो पहले आप। जैसे मान लो आपकी एक मसल फाइबर में देखें, अगर हम ये मान लिया जाए कि एक सिंगल मसल फाइबर है, देखो ये मसल फाइबर है, इस मसल फाइबर को अगर हमने मान लो 10 मिलीवोल्ट का स्टिमुलस दिया है और 10 मिलीवोल्ट पे सपोज करो ये 2 न्यूटन का फोर्स जनरेट करता है, 2 न्यूटन फोर्स जनरेट करता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। मतलब 10 मिलीवोल्ट में इसके अंदर जो फोर्स जनरेट हुआ है, मान लो वो 2 न्यूटन का है, एक मसल फाइबर को 10 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल दिया गया और इसने 2 न्यूटन का फोर्स जनरेट किया कॉन्ट्रैक्शन के लिए। समझ आ गया? अब देखो अगर इसी मसल फाइबर को अगर मान लिया जाए हमने 20 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल दिया है, 20 का 10 से डबल कर दिया हमने, स्टिल ये 2 न्यूटन का फोर्स ही क्या करेगा बताओ, जनरेट करता है। जितना पहले था उतना अभी भी है, 2 न्यूटन ही है, चेंज नहीं हुआ। और देखो अगर इसी मसल फाइबर को हमने 9 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल दिया, देखो 9 मिलीवोल्ट, एक कम हो गया, देखिए एक ही तो कम हुआ है, तो देखो नो कॉन्ट्रैक्शन एट ऑल। देखो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, जस्ट रिमेंबर कि कॉन्ट्रैक्शन या तो होता है या तो नहीं होता है। 10 मिलीवोल्ट, अब देखो यहां पर क्या है, ये 10 मिलीवोल्ट होता है, इसको कहते हैं, इसका थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहा जाता है। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या है? जितना स्टिमुलस की जरूरत है उसको, उतना अगर मिल गया तो मसल फाइबर अपने पूरे स्ट्रेंथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्शन आधा नहीं होता है, या तो पूरा होता है या तो नहीं होता है, ऑल और नन कहते हैं। 10 देंगे तो 2 हो गया, मान लो समझाने का मैं बता रहा हूं, 20 दिया फिर भी 2 हो रहा है, और 9 दिया तो 0 हो गया, देखो नो कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या है इसका मतलब बताओ? मसल फाइबर कभी भी हाफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं करता है, मसल फाइबर ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट इन देयर फुल स्ट्रेंथ। याद रखिएगा, मसल फाइबर ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स फुल स्ट्रेंथ कहते हैं। या तो होता है या तो नहीं होता है, वेरी सिंपल। अगर मान लो 10 पे 2 हो रहा था तो 9 पे कुछ तो होना चाहिए था, 9 पे कुछ हुआ ही नहीं, 0 कॉन्ट्रैक्शन। और इसी को कहते हैं ऑल और नन, या तो पूरा या तो कुछ नहीं। 20 दिया तो कोई फायदा नहीं है,
और 9 दिया तो कुछ हुआ ही नहीं। तो 10 मिलीवोल्ट क्या बताओ इस मसल फाइबर का थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है। समझ में आ गया? और देखो एक चीज और याद रखिएगा, नेक्स्ट समेशन प्रॉपर्टी क्या है? समेशन प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब ये क्या होता है? अब ये समझो क्या होता है। देखो ये याद रखना कि आपके एक मसल फाइबर में, देखो ये सपोज करो ये एक मसल है, ये एक मसल है और इसमें इस मसल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं। मान लो ये बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं, देखिए दीज आर कॉल्ड मसल फाइबर्स, मेनी मसल फाइबर्स of different threshold stimulus कहा जाता है। Many muscle fiber of different threshold stimulus। अब मान लो इसमें ये 2 है, इसको 10 का जरूरत पड़ता है, मान लो नीचे वाले 3 को 20 का जरूरत पड़ता है, फिर नीचे वाले 2 को मान लो 30 की जरूरत पड़ती है पोटेंशियल, और फिर नीचे वाले 2 को मान लो 40 की जरूरत पड़ती है, 40 मिलीवोल्ट की जरूरत पड़ती है। तो एक ही मसल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं और मसल फाइबर्स का अलग अलग थ्रेशोल्ड स्टिमुलस भी होता है, सबका एक थ्रेशोल्ड नहीं होता। तो अगर आप इस पूरे मसल को देखो, अगर आप इस पूरे मसल को आपने कितना ले लिया 40 मिलीवोल्ट का स्टिमुलस, 40 का अगर स्टिमुलस दे दिया तो सभी मसल फाइबर्स क्या करेंगे, सबका जो समेशन वैल्यू है, सबका फोर्स क्या होगा, ऐड हो जाता है। मान लो 2 ऐड हो गया, 2 न्यूटन 3 न्यूटन, मान लो 10 की वजह से 2 रहा था, 20 की वजह से 30 हुआ, 30 की वजह से 3 न्यूटन हुआ और उसकी वजह से 4 न्यूटन हुआ। देखो सबका वैल्यू सम हो गया, ऐड हो गया ना, तो 3 3 6 4 तो 12 न्यूटन फोर्स जनरेट हो गया, 12 न्यूटन फोर्स। इसी को समेशन कहा जाता है। जो स्ट्रेंथ है, जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है अलग अलग मसल फाइबर्स का, वो ऐड हो जाता है और इसी को समेशन कहते हैं। तो मसल ऑल और नन को फॉलो नहीं करता, मसल फाइबर्स ऑल और नन को फॉलो करते हैं। याद रखिएगा एक ही मसल में कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ कम भी होता है, ज्यादा भी होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टिमुलस। तो मसल, रिमेंबर एक मसल जो होता है वो ऑल और नन को फॉलो नहीं करता, मसल फाइबर्स जो होते हैं वो ऑल और नन को फॉलो करता है। और ये जो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का एडिशन हो जाता है अलग अलग मसल फाइबर का, उसी को समेशन वैल्यू कहते हैं। समेशन समझ में आ गया? ये एडिशन होता है। व्हाट इज समेशन? सम ऑफ द सम ऑफ द फोर्स जनरेटेड बाय डिफरेंट मसल फाइबर्स, इसी को समेशन प्रॉपर्टी कहा जाता है। अच्छा बताओ, अगर इस मसल फाइबर में, इस मसल में हमने अगर मान लो 20 मिली वोल्ट का स्टिमुलस दिया, 20 मिली वोल्ट का, तो 10 काम करेगा 20 काम करेगा। देखो 10 को 10 मिल गया, 20 को 20 मिल गया, बट ये 30 वाला 40 वाला काम नहीं करेगा ना। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अगर आपने इस मसल को केवल मान लो 20 मिली वोल्ट का स्टिमुलस प्रोवाइड किया है, ओनली 20 मिली वोल्ट, तो क्या होगा बताओ? 10 वाला काम करेगा, 20 वाला काम करेगा, लेकिन 30 और 40 काम तो नहीं करेगा। तो उस हिसाब से आपका कॉन्ट्रैक्शन जनरेट नहीं हो पाएगा।
एक ही मसल में आप देखिए, आप अपने हाथ से एक गिलास पानी भी उठाते हैं और एक हैवी बैग भी उठाते हैं, वेट वाला जो बैग होता है वो भी उठाते हो, तो क्या सब बार कॉन्ट्रैक्शन एक ही जैसा होता है क्या यहाँ पर? ऐसा तो नहीं है। जैसा आपका स्टिमुलस आएगा ब्रेन से, उसी तरह से आपका मसल फाइबर का जो फोर्स है वो सम होता है, वो एडिशन होता है। ज्यादा अगर हैवी लोड उठाना है तो ज्यादा स्टिमुलस आएगा ब्रेन से, अगर आपको हल्का चाहिए उठाना है तो थोड़ा कम स्टिमुलस आएगा आपके ब्रेन से। तो हमारा मसल, मैं फिर कह रहा हूं, हमारा मसल ऑल और नन के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, मसल फाइबर्स जो होता है वो ऑल और नन को फॉलो करता है। मैंने कहा कि एक मसल में बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं जिसका अलग अलग क्या होता है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है। अब भाई क्लियर हुआ यहां तक सबको? और ये आपके गाइड में क्वेश्चन मिलेगा ऑल और नन के बारे में। अब देखो, तो इसको यहां से हटाओ, यहां से तब लिख लिया इसको। अब देखो, मसल ट्विच एक टर्म यूज करेंगे। मसल ट्विच क्या होता है? ये एक्टिविटी ऑफ सिंगल मसल फाइबर कहते हैं। देखो ये क्या है, इस मान लो अगर आप एक ग्राफ ऐसे प्लॉट करें, ये टाइम लिया हुआ है और यहां आपने लिखा है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहता है। और अब देखिए ग्राफ देखो ऐसे बना हुआ है, ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन लेता है। यहां पर आपने सपोज करो ये स्टिमुलस दिया आपने और कॉन्ट्रैक्शन यहां से स्टार्ट हुआ, ये देखो यहां से यहां तक, इसको कॉन्ट्रैक्शन पीरियड कहते हैं और ये रिलैक्सेशन पीरियड है। देखो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पीरियड कहते हैं और स्टिमुलस आपने यहां से दिया है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट यहां से करें, तो ये जो यहां से यहां तक टाइम होता है इसको लेटेंट पीरियड कहते हैं, एलपी, इसको लेटेंट पीरियड कहा जाता है। मतलब स्टिमुलस के देते ही कॉन्ट्रैक्शन तुरंत स्टार्ट नहीं होता, इट टेक्स स्मॉल टाइम। कॉन्ट्रैक्शन जहां से स्टार्ट हुआ और जहां से आपने स्टिमुलस दिया था उसके बीच का ये जो टाइम पीरियड है उसको लेटेंट पीरियड कहा जाता है। और देखो यहां से यहां तक कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, सीपी कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, और आरपी देखो ये क्या था, रिलैक्सेशन पीरियड कहते हैं। और याद रखिएगा कि ट्वीट जो होता है वो एलपी प्लस सीपी प्लस आरपी के बराबर होता है। एक टिपिकल स्केलेटल मसल फाइबर के लिए याद रखना एलपी जो होता है ये 0.01 सेकंड कहते हैं, सीपी 0.04 सेकंड का होता है और आरपी 0.05 सेकंड का होता है। टाइम लगेगा और तीनों को ऐड करेंगे आप 0.01 प्लस 0.04 प्लस 0.05, ये वैल्यू 0.1 सेकंड का होता है। ये पूरा एक साइक्लिक पार्ट हो जाएगा। इस 0.1 सेकंड में कॉन्ट्रैक्शन भी हो गया और रिलैक्सेशन भी कंप्लीट हो गया, इसका एक सिंगल मसल फाइबर का।
ये पूरी तरह से थियोरेटिकल पार्ट है, ऐसा कभी नहीं होता कि आपके एक मसल फाइबर की वजह से कोई काम हो जाए। मसल फाइबर्स का समेशन होता है, बट लेबोरेटरी में ऐसा देखा गया है एक सिंगल मसल फाइबर का पूरा जो एक्टिविटी होता है वही मसल ट्विच कहलाता है। जो तीन का सम है, देखो, लेटेंट पीरियड, कॉन्ट्रैक्शन पीरियड एंड रिलैक्सेशन पीरियड कहा जाता है। तीनों को जोड़ देंगे आप, यू विल गेट द वन मसल ट्विच जिसका टाइम 0.1 सेकंड का होता है। समझ में आ गया? और देखो यहीं पर एक और टर्म है, देखिए, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है। अगर एक मसल फाइबर अपने इस कॉन्ट्रैक्शन के फेज में है और उसको आपने एक दोबारा स्टिमुलस आपने दे दिया है उसी मसल फाइबर को, अभी कॉन्ट्रैक्शन खत्म नहीं हुआ और इन बिटवीन आपने दूसरा स्टिमुलस दे दिया उसको, तो मसल फाइबर पहले कॉन्ट्रैक्शन को कंप्लीट करता है, उसके बाद ही वो दूसरे स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है। तो दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच में जो एक टाइम गैप आता है उसी को रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है। समझ में आ गया? तो ये कहते हैं एक टाइम होता है, टाइम गैप बिटवीन टू कॉन्ट्रैक्शन सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, टू सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। तुरंत तुरंत आप स्टिमुलस दोगे ना तो मसल फाइबर जो होता है वो अपने कॉन्ट्रैक्शन के साइकिल को कंप्लीट नहीं करेगा, तो रिस्पॉन्ड भी नहीं करता वो। तो इसे कहते हैं टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्शन, इसे रिफ्रैक्टिव पीरियड कहा जाता है। इसमें मसल फाइबर अपने पोटेंशियल एनर्जी को फिर से गेन करेगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए। जब तक वो रिलैक्स नहीं करेगा वापस कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा? तो तुरंत स्टिमुलस देने से फायदा नहीं होता, आपको एक प्रॉपर गैप की जरूरत होती है। तो याद रखना, ये पीरियड जितना ज्यादा लंबा होगा स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन उतना ज्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि आपने ज्यादा एनर्जी गेन कर लिया ना, वापस पोटेंशियल एनर्जी आपने ज्यादा गेन किया, तो उसका रिजल्ट भी ज्यादा अच्छा मिलेगा आपको। और इसीलिए कहते हैं स्केलेटल मसल से कहीं ज्यादा आपके कार्डियक मसल फाइबर का रिफ्रैक्टिव पीरियड है, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन उसका ज्यादा होगा, पता है ना? याद रखना, ये पीरियड मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम फॉर कार्डियक मसल फाइबर कहता है। और देखो यहीं पे आपने पढ़ा होगा एक टर्म यूज करते हैं फिजियोलॉजिकल टिटेनी कहा जाता है। अब ये क्या है, देखो कि आपने एक मसल में एक मसल्स में कॉन्टिन्यूअस आप हाई थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दे रहे हैं, बहुत फ्रीक्वेंट, जल्दी जल्दी हाई थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दे रहे हो आप, तो मसल फाइबर जो हमारे जो मसल्स होते हैं उसको रिलैक्स करने का प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता और हमारे मोस्ट ऑफ द मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्शन के फेज में रह जाता है एंड दैट रिजल्ट्स इन टिटेनी। तो टिटेनी क्यों होता है बताओ? इसे कहते हैं ड्यू टू, देखो, इफ हाई threshold stimulus is applied
ब्रीफ इंटरवल्स कहते हैं विथ, या इसको आप कह सकते हैं रैपिड डिस्चार्ज कहते हैं, रैपिड डिस्चार्ज ऑफ हाई थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, rapid discharge of high threshold stimulus to a muscle results in sustained contraction for a brief time period. और इसी को कहते हैं क्या बताओ, टिटेनी कहा जाता है। हाई थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आप एक मसल को दे रहे हो, तुरंत हाई रैपिड डिस्चार्ज कहते हैं, रैपिड डिस्चार्ज ऑफ हाई threshold stimulus to a muscle resulting sustained contraction for a brief time period, and this is called physiological tetany कहते हैं इसको। वो तो ऑब्वियस सी बात है, टिटेनी के समय कैल्शियम लेवल ब्लड में कम हो जाता है, समझ में आ गया? क्योंकि सारे के सारे कैल्शियम तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं अटैच्ड होते हैं, तो ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है, समझ में आ गया? टिटेनी के समय ये तो एक कैल्शियम का अलग पार्ट हुआ, कैल्शियम का लेवल कम रहता है ब्लड में, तो ये भी याद रखिएगा, इसे कहते हैं टिटेनी, फिजियोलॉजिकल टिटेनी कहा जाता है, समझ में आ गया? और देखो दो याद रखना, और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बताया जाता है, ये दो तरह का होता है, एक होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और एक को कहते हैं आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अरे भाई कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है ब्लड में, इसमें क्या रिपीट करना है? अब देखो दो तरह की कॉन्ट्रैक्शन है, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक कहा जाता है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्शन जिसमें मसल का लेंथ, मसल्स के ओवरऑल लेंथ में चेंज नहीं आ रहा, टेंशन जनरेट हुआ है बट मसल फाइबर का या मसल्स के लेंथ में चेंज नहीं हुआ, इसी को कहते हैं आइसोमेट्रिक। मीटर डिस्टेंस मसल फाइबर का, मसल्स का चेंज नहीं हुआ बट मसल्स में क्या जनरेट हुआ बताओ? फोर्स जनरेट हुआ है। याद रखिएगा आइसोमेट्रिक में क्या लिखते हैं? नो चेंज इन द लेंथ ऑफ muscle but muscle tension develops। आइसोमेट्रिक जानते हैं, मीटर डिस्टेंस मसल फाइबर का जो लेंथ है वो चेंज नहीं हुआ है, वो वही है, फिर भी मसल्स में टेंशन जनरेट हुआ। जैसे मान लो अगर आप किसी चीज को धक्का देते हैं, अगर मैं इसको ऐसे प्रेस कर रहा हूं, देखो तो इसके पीछे वॉल है, मूवमेंट तो नहीं हो रहा ना, मसल आपका ये वॉल तो हिल नहीं रहा ना आप ये धक्का देने से, तो इस मसल के लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो तो वैसा ही है, फिर भी आपके मसल्स में टेंशन जनरेट हो रहा है। देखो ऐसा होता है ना कि आपके मसल फाइबर के लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन आपके मसल्स में टेंशन क्या होता, जनरेट हो गया, और इसी को कहते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही हमारा बॉडी पोस्चर, जो नेक के मसल्स होते हैं, बैक मसल्स होता है, ये सभी आपके पोस्चर को बैलेंस रखता है।
तो बॉडी पॉस्चर को बैलेंस करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्शन आपकी बॉडी में कंटिन्यूअस होता रहता है उसी को आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन आवर बॉडी पॉस्चर, मेंटेन आवर बॉडी पॉस्चर कहा जाता है। आपका गर्दन देखो हमेशा एक स्ट्रेट शेप में रहता है, कॉन्ट्रैक्शन यहाँ है लेकिन ऊपर नीचे नहीं होता गर्दन ना, ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है गर्दन, कॉन्ट्रैक्शन तो हमेशा रहता है ना गर्दन में। तो नेक के जो मसल्स होते हैं उस मसल्स में हमेशा कॉन्ट्रैक्शन रहता है लेकिन उसकी लेंथ में चेंज नहीं आता। वैसे ही बैक मसल्स में भी होता है आपके। तो वो सारे मसल्स जो आपके बॉडी पॉस्चर को बैलेंस रखते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन हमेशा रहता है लेकिन मसल फाइबर के लेंथ में, मसल्स के लेंथ में चेंज नहीं आता। एंड दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और ऑब्वियस सी बात है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ नहीं, एफ डीएस जो कहते हैं आप फोर्स इनटू डिस्टेंस जो होता है, यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट वाली बात नहीं कर रहे आप, तो एफ डीएस वैल्यू 0 हो गया, वर्क डन यहाँ पे नहीं माना जाता। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में ओवरऑल वर्क डन 0 होता है। ये समझ में आ गया आपको? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में ओवरऑल वर्क डन क्या होता है? 0 कहा जाता है। और आइसोटोनिक में देखो उल्टा चीज होता है। आइसोटोनिक में टेंशन टोनिक, आइसोटोनिक में टेंशन तो वही रहता है ना, आइसो मतलब बराबर, सेम टेंशन है फिर भी आपके मसल के लेंथ में चेंज आता है। तो आइसोटोनिक में क्या होगा? चेंज क्या है? चेंज इन मसल लेंथ बट टेंशन रिमेन सेम। देखो बट टेंशन रिमेन सेम कहा जाता है। कोई भी एक्टिविटी अगर आप एक चीज को यहां से वहां लिफ्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को उठा के यहां से यहां रख रहे हो, तो जो डेली आपका जो डेली एक्टिविटी होता है उसमें आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपके मसल फाइबर के लेंथ में चेंज आएगा तभी तो चीजें आप लिफ्ट करेंगे, बट उसके टेंशन में चेंज नहीं आ रहा। आइसोटोनिक, आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब टेंशन, टेंशन रिमेन सेम बट मसल लेंथ चेंजेस, इसे कहते हैं आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। एंड दैट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर डेली एक्टिविटीज। किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को आप चेंज कर रहे हैं तो जो डेली एक्टिविटी आप देख रहे हो वो आपका आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन ही होता है। तो आइसोटोनिक में वर्क डन होगा क्योंकि मसल लेंथ चेंज हुआ है। तो आइसोटोनिक में वर्क डन होता है, आइसोमेट्रिक में वर्क डन नहीं होता है। समझ में आ गया सबको? हाँ भाई, सबको समझ में आ गया? ये कुछ विशेष ज्ञान दिया गया आपको क्योंकि आप अली और मोहम्मद और दिनेश प्रदीप सॉल्व करेंगे आप, तो आपको ये क्वेश्चंस आपसे रूबरू होंगे तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा इसकी तो मैं गारंटी ले नहीं सकता, बट व्हेनेवर वी सॉल्व एनी काइंड ऑफ गाइड्स, चाहे वो आकाश हो, पताल हो, एलन हो, हेलिक्स हो, जेनेसिस हो, व्हाटएवर, जो भी आपके पास मॉड्यूल्स हैं, जब उसके क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके आंखों के सामने आएंगे तो आपको आसानी होगी, आपका मोरल बूस्टअप होगा उससे, आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा उससे। उसके लिए इन चीजों को थोड़ा देख लीजिएगा।
समझ में आ गया? देखो ये बड़ा बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर ये क्वेश्चन आएगा क्या, ये पूछा जाएगा क्या। बट एक चीज बता दो जरूर कि अच्छा बताओ, ये जो अमेरिका है या फिर चाइना है, ये कंट्रीज इतने एक्स्ट्रा एडवांस वेपन क्यों बनाते हैं? बस उनके दिमाग में ये रहता है कि लड़ाई हो ना हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर मान लो कहीं वॉर हो गया तो वॉर के समय आप तो वेपन नहीं बनाएंगे ना, आपके पास वेपन पहले से तैयार है, कोई भी कंडीशन हो जाए तो आपको एडवांस की जरूरत ज्यादा है ऐसे कंडीशंस में। तो थोड़ा सा अगर हमारे पास वेपन्स पहले से तैयार है, देखो आसान चीज के लिए कोई दिक्कत है नहीं। अगर मान लो कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट आ भी गए, इफ यू हैव योर ओन वेपन्स तो आपको बैटल जीतने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, आप लड़ाई जीत सकते हैं। बट अगर हमारा वेपन ही हमारे पास नहीं है, हम बिल्कुल वो पटाखा और वो सुतली बम लेके घूम रहे हैं, छोटे छोटे बम लेके घूम रहे हैं, उससे आप लड़ाई जीत पाएंगे क्या अगर जरूरत पड़ गया तो थोड़ा सा आपको अपने नॉलेज को इनरिच करना है। हाँ, लेकिन मैं आपको फिर कह देता हूं कि एनसीईआरटी की हर लाइन आपके लिए क्वेश्चन है, उसका एक लाइन भी अगर आपने छोड़ दिया तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ट्राई टू रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी along with some extra bump, extra weapons that will help in fighting battles if it happens. समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो इसको मिटा दो यहां से। बिल्कुल करना भी नहीं है मिस्टर जुबिन चौधरी, नोट्स के अलावा तो आपको कुछ नहीं देखना है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, गारंटी के साथ, अगर आपने नोट्स और एनसीईआरटी अगर कर लिया तो 360 नंबर कहीं नहीं गए आपके एग्जाम में। मैं आपको अभी लिख के दे देता हूं 360 नंबर। नोट्स एनसीईआरटी, नो प्रदीप, नो दिनेश, नो आटिया, नो भाटिया, नो आकाश, नो पताल, नो एलन, नो हेलिक्स, नथिंग। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, थ्योरी को फाड़ के फेंक दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन जहां से प्रैक्टिस करना है कीजिए, ऑक्सफोर्ड से, मतलब और भी, मतलब व्हाटएवर, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जिस किसी गाइड से, जिस किसी पैकेज से, जिस किसी इंस्टीट्यूट के पैकेज से, यू आर मोस्ट वेलकम। यस, मैं तो कह रहा हूं, अली है, भाटिया है, आटिया है, एमटीजी है, प्रदीप है, बेटा छोड़ो ना, सवाल बहुत है तो कर लो ना, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन तो वही होता है कि राम आम खाता है, और आम फिर राम किसने खाया। थोड़ा सा टाइम दे दो ना, क्या दिक्कत है भाई, 1 घंटे ज्यादा टाइम लग जाएगा और क्या। प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगा, मैं बता देता हूं। आप आज के टाइम पर देखो, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल तो है नहीं, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप में एक्यूरेसी आएगा। आसान क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे आप। आज के टाइम पर सबसे बड़ा चैलेंज यही है हमारे पास कि डिफिकल्ट क्वेश्चन तो चलो सॉल्व नहीं होगा, कोई बात नहीं, बट आसान क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए ना। और वो तभी होगा जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और उसके लिए कोई भी गाइड गलत नहीं है, कोई भी गाइड बुरा नहीं है, कोई भी पैकेज बुरा नहीं है। आपको जैसे जहां से करना है आप कीजिए, डाउट्स पूछिए। जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। समझ में आ गया सबको? चलिए ठीक है। और टीचर की बात भी कभी मान लिया कीजिए। आप लोग जो अपनी सुनते रहते हैं, अपनी करते रहते हैं, कभी कभी टीचर जो कहता है उसको फॉलो कीजिए। टीचर क्या कह रहा है, वो क्यों कह रहा है। हमारा इसमें कोई स्वार्थ तो है नहीं, हमारा तो पर्पस एक ही है कि आप सब डॉक्टर बनो। और पिछले 15 16 17 साल से जो मैंने देखा है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं।
चलो मुझे लगता है कि अब रहने तो इतना ही, मुझे भी निकलना है। कल मैं फिर होपफुली कल आपकी मॉर्निंग क्लास नहीं हो पाएगी, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। तो अब आपका जो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है वो बचा रह गया है, मतलब बोन्स वाला पार्ट वो डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बस यही रहने दीजिए, ठीक है।